अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम एसक्यूएल को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़ और उनके बारे में सीखेंगे और टाइम स्टैम्प्स के बारे में सीखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे अच्छा टूल जो मेरे नज़दीक है अभी तक, जो फ्री भी है, वरना तो पैसों के हैं जिसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और जो फ्री टूल जो है वो माई सीक्वल वर्कबेंच है। वो अगर आप सर्च कर लेंगे, माई सीक्वल वालों ने ही बनाया हुआ है और बड़ा अच्छा टूल है। इसके अलावा जो टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं उसमें टेबल प्लस है, और एक जो है उसमें नेवी कैट है। ये सारे टूल्स हैं, अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये सारे पैसों के हैं। और इसके अलावा सीक्वल प्रो जो मैक पे, वो फ्री और वो बहुत ही अच्छा टूल है। तो अगर आप विंडोज़ पे हैं तो ये मैक और विंडोज़ दोनों के लिए सेम है। आप हैदी एसक्यूएल तो टूल यूज़ कर ही रहे हैं, मगर आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप डाउनलोड कर लें, माई सीक्वल 8.02 जो है ये मैक का कह रहा है। अगर आपने विंडोज़ का करना है तो आप विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड कर लें और ये इंस्टॉलर पे चले जाएं। ये डाउनलोड जब आप करेंगे तो ये आपको पेज पे ले जाएगा, कहेगा कि लॉगिन या साइन अप करें। आपके नहीं, नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। तो जब आप डाउनलोड आ जाएगी आपकी, तो फिर आप डाउनलोड को ओपन कर लें। मैक में इस तरह का आ जाता है, और इसको सिंपल ड्रैग करके एप्लीकेशन में रख दें तो आपके पास वर्क बेंच जो है वो आ जाता है। तो जब आप इंस्टॉल कर लें तो जी ये, जब आप वर्क बेंच को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके की इंटरफेस आ जाएगी। मैंने इसमें जाके पहले तो फ़ॉन्ट्स जो हैं अपने वो इंक्रीज़ कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप ये कर सकते हैं, 14 सेट करनी है। फिर आप जो है इसमें अपनी जो टेस्ट डेटाबेस है उसको आप ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर टेबल्स जो हैं उसको ओपन कर सकते हैं, कैटेगरीज। अब इसमें ये तीन आइकन्स हैं इसके आगे। एक जो है ये खाली इंफॉर्मेशन शो करता है, इसमें ये सारे कॉलम्स, इंडेक्स, ट्रिगर्स, फॉरेन कीज, पार्टीशंस, ये सारी चीज़ें आती हैं। और ये क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट भी आती है, और ये किस तरीके से क्रिएट हुआ है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर पर चले जाएं, इधर ये छोटे से आइकन्स हैं, ये आपको बताता है इसमें आईडी, नेम है और क्या क्या चीज़ें। इसी तरह आप प्रोडक्ट्स में चले जाएं, उसके स्ट्रक्चर पे चले जाएं, तो ये आपको प्रोडक्ट्स टेबल है, और ये अब खोलता चला जाएगा। टैब्स जो है ना, जितने भी आपने काम किए ये सारा खोलता चला जाएगा। और नीचे जो है जो जो काम कर रहा है उसकी एक्शन आउटपुट जो है वो आती रहती है। इधर जो है आप जिस टेबल पे हैं उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती रहती है कि क्या क्या कॉलम्स हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है इधर डिस्प्ले होती रहती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं टाइम स्टैम्प्स को। कॉलम्स जो हैं इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स में ये है, और ये कैटेगरीज का है, और प्रोडक्ट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। ये मैंने इधर टेस्ट के लिए डाला हुआ है, ये मैं दोबारा डिलीट कर लेता हूँ ताकि आपको सिखा। जब आप डिलीट करते हैं तो फिर आपको इधर नीचे से अप्लाई करना पड़ता है। इसमें ये नहीं होता कि ऑटोमेटिकली हो जाए, और जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर ये ख़त्म होता है। तो अब नई हमने टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं? टाइम स्टैम्प्स ये होते हैं कि जब हम कोई नई रो इंसर्ट करें अपने टेबल के अंदर, नाम, प्राइस और कैटेगरी आईडी, तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर ले कि किस डेट और किस टाइम पे वो ऐड हुई है एंट्री। तो इसलिए वो टाइम स्टैम्प का फील्ड होता है जो यूजुअली हर रिकॉर्ड के साथ हम यूज़ करते हैं। तो इधर डबल क्लिक करें और इसका नाम हम रख देते हैं, लेट्स से क्रिएटेड एट, कि कब ये रो क्रिएट हुई थी। अब इसका जो फील्ड टाइप, डाटा टाइप है, वो टाइम स्टैम्प है, तो आपने टाइम स्टैम्प रख देना है। और टाइम स्टैम्प के बाद जो है आपने जो डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशन है, अगर इसमें आप नल रख देंगे तो फिर आपको हर दफ़ा मैनुअली खुद डेट एंड टाइम एंटर करना पड़ेगा, जो यूजुअली नहीं करते हैं। तो एक हमारे पास इसके अंदर आप कांस्टेंट वैल्यू होती है, करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। ये अगर आप इधर टाइप कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली जो करंट टाइम होगा सिस्टम से उठा के
वो रो के साथ इंसर्ट कर देगा। ये करने के बाद जब आप ये एंटर कर देते हैं तो आप अप्लाई करें, देखें कोई एरर्स तो नहीं है। ये आपको बता रहा है कि ये स्टेटमेंट है कि आल्टर टेबल टेस्ट के अंदर टेस्ट डेटाबेस है और प्रोडक्ट्स का टेबल है, ऐड कॉलम क्रिएटेड ऐड हो रहे हैं। और इधर देखें, अब मुझे ये गलती नज़र आ गई है कि ये वार चार नहीं है, ये टाइम स्टैम्प का फील्ड होना चाहिए था। तो ये इसको मैं बंद कर देता हूँ, मैं अप्लाई नहीं करना चाह रहा, ये वार चार नहीं होना चाहिए। इधर जो है टाइम स्टैम्प होना चाहिए, टाइम स्टैम्प जी। और फिर अप्लाई करके देखते हैं। डिफ़ॉल्ट टाइम स्टैम्प है, नल है, और अप्लाई करें। अब ये एक और एरर जो है इसमें इसने ये शो किया है कि ये टाइम स्टैम्प जो है ये कोट्स के अंदर कर दिया था ऑटोमेटिकली। इसमें थोड़ी सी ये मसले मसाइल रहते हैं, मगर एंटर कर लें और फिर अप्लाई करें। जी, अब ये सक्सेसफुल हो गया। तो ये इसलिए मैं आपके साथ साथ आपको लेके चल रहा हूँ ताकि आपको एरर्स का पता चलता रहे कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है करंट टाइम स्टैम्प, ये कोट्स के अंदर नहीं होती कभी भी। सिंगल कोट उसने ऐड कर दिए थे ऑटोमेटिकली, क्योंकि इधर वार चार था तो समझा कि ये एक स्ट्रिंग एंटर करनी है इस वजह से। और इधर भी ये आप जो है वैल्यूज़ जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, बजाय आप टाइप करें आप चूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक एंटर करके हमने अप्लाई कर लिया है। अब जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स का टेबल है, अगर आप उसके डाटे को देखेंगे तो जो प्रोडक्ट्स जो है वो आपके पास इस तरीके से आ रही हैं। मैं टैब बाकी क्लोज कर दी, ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। इसमें मैंने कुछ एंट्रीज बीन्स की एक्स्ट्रा कर ली है ताकि मैं आपको बता सकूं, टाइम वेस्ट ना हो। तो अब आप देखेंगे कि क्रिएटेड ऐड में उसने खुद ब खुद सारे टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डाल दिए हैं। तो अब मैं अगर कोई नया ही चीज़ ऐड करना चाहूँ, लेट्स से कोई सा कर दें, इस गलत स्पेलिंग के साथ मैं कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ। और कैटेगरी जो है वो टू ही रख देते हैं, टाइम स्टैम्प में कोई नहीं देता। ठीक है, और अप्लाई कर देते हैं। तो ये अप्लाई हो गया है। अब आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसको रिफ़्रेश करेंगे तो जी ये इधर आइकन को क्लिक करें तो ये आपको बता रहा है कि सारी प्रोडक्ट्स हैं, और ये नई एंट्री हमने की थी। तो ऑटोमेटिकली जो है जब अप्लाई करते हैं तो वो सेव कर देते हैं। इसमें ये क्वेरी एग्जीक्यूट दोबारा करनी हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। ये आइकन जो है ये काम नहीं करेगा, ये एग्जीक्यूट अगर दोबारा करनी है। तो अगर आपने कोई और एंट्री ऐड करनी है, गुड, और लेट्स से 400, और फिर जो है 2, ये खाली छोड़ देते हैं, अप्लाई। ठीक है, कोई एरर नहीं आया। और फिर जब आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये एंट्री जो है अपडेट होगी। तो इस रिज़ल्ट सेट को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने एक्सपोर्ट करना है सी एस में एक्सेल के लिए, एक्सेल स्प्रेडशीट के लिए, तो आप सी एस भी यूज़ कर लें, इसकी ज़रूरत नहीं है करने की, ऑटोमेटिकली एक्सेल उठा लेती है। ये पूरा डाटा एक्सेल में चला जाएगा। और अगर आपने कोई रो ऐड करनी है तो आप मैनुअली इधर से भी क्लिक कर सकते हैं ऐड करने के लिए। और ये रिफ़्रेश हो गया, और इसमें सर्च भी कर सकते हैं। और लेट्स से मैं ये दो एंट्रीज 10 और 11 और 12 और 14, इसमें से 11, 12 और 14 जो है वो मैंने गलत कर दी थी, वो मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए जो है मैं क्या करूँगा, तो अगर हम ये 11, 12 और 14 जो है ये डिलीट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर
अब अगर मैं लिखूँगा ID इक्वल टू 14 और फिर मैं लिखूँ और ID इक्वल टू 12, तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। तो उसकी बजाय मैं ये लिख सकता हूँ, इन का ऑपरेटर होता है वेयर ID इन, और फिर ब्रैकेट्स के अंदर हम नंबर्स लिख सकते हैं, मसलन 11, 12 और 14 सेपरेटेड बाय कॉमा। तो अब ये जो है ऑटोमेटिकली जो है उनको जो है वो डिलीट कर देगा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा क्वेरी को। उसके लिए ये आप एग्जीक्यूट करने के लिए आइकन जो है ये प्रेस कर सकते हैं और ये आपकी क्वेरी जो है एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये 3 रोज़ अफेक्टेड उसने नीचे लिस्ट में दे दी है। अब अगर आप प्रोडक्ट्स में जाते हैं और इसका डाटा को व्यू करते हैं तो देखिए वो 3 रोज़ जो हैं वो चली गई हैं। इसकी इंटरफेस इतनी अच्छी सी नहीं है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा अगर आप यदि एसक्यूएल के अंदर ही काम कर रहे हैं तो करते रहें, कोई मसला नहीं है। क्यों, मगर ये क्योंकि सेम है मैक में और विंडोज़ में, इसलिए मैं इसमें काम कर रहा हूँ, वरना मैं भी इसको इतना यूज़ नहीं करता। ज़्यादातर जो है मैं मैक के अंदर एसक्यूएल प्रो यूज़ करता हूँ या नेविकैट यूज़ करता हूँ। नेविकैट बहुत अच्छा एडिटर है मगर वो पैसों के। अच्छा जी, फिर इसमें से डिलीट करने के बाद जो है अब हम इसकी मसला इसमें ये है कि हम कैटेगरीज तो दे ही जा रहे हैं इसमें 1 और 2 और ये, मगर लेट्स से अगर मैं कैटेगरीज में से जाके टेबल डिलीट कर देता, एक आइटम डिलीट कर देता हूँ, जैसे मैंने आपको कल बताए थे जॉइंस। तो जैसे टेस्ट डॉट प्रोडक्ट्स है और इधर हमने इसको ज्वाइन किया था, ज्वाइन विद कैटेगरीज ऑन, और फिर हमने लिखा था कि कैटेगरीज डॉट आईडी जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर जो है कैटेगरीज, कैटेगरी आईडी है मेरी जी। कैटेगरी आईडी के स्पेलिंग नहीं सही। तो ये देखिए हमारे पास ये आ गई हैं कैटेगरीज, सारी आ गई हैं। मगर लेट्स से अगर मेरे पास कैटेगरीज में एक आईडी ना हो और वो मैं डिलीट कर दूं या किसी वजह से ख़त्म कर दूं, जो हमारे पास ये फ्रूट और वेजिटेबल की है, तो मैं अगर ये डिलीट कर दूं या ये कैटेगरी जो है ये हमारे पास हो ही ना, ये कैटेगरीज के अंदर जो है हमारे पास ये आईडी है। लेट्स से मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 3 कर देते हैं, अप्लाई करते हैं। अब मसला ये हो जाएगा कि जब हम क्वेरीज पे अपनी जाएंगे, तो अब ये देखिए मैंने जब ज्वाइन किया है इसको और एक क्वेरी एग्जीक्यूट की है तो खाली कैटेगरी 1 आ रही है, 2 नहीं आ रही। हालांकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो हैं वो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी 2 भी है, मगर क्योंकि 2 जो है वो लिंक्ड नहीं है, यानी कि कैटेगरी के टेबल में नहीं प्रेजेंट है, इसलिए वो आ नहीं रही है। जो कैटेगरी का टेबल जो है उसमें 3 है, 1 और 3। तो ये बड़ा मसला हो गया, क्योंकि अब अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो शो नहीं हो रहा, वो बाकी प्रोडक्ट्स नहीं शो हो रही। उसके लिए जो है हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं इधर लेफ़्ट ज्वाइन लिख दूं और इसको एग्जीक्यूट करूं, तो फिर ये सारी आ गई हैं, मगर ये सारी कैटेगरी आईडी और नेम जो है ये नल आए, क्योंकि कैटेगरी 2 एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ऑल दो उसने सारी प्रोडक्ट्स तो शो कर दी हैं मगर कैटेगरी नहीं हमारे पास आई, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल नहीं है, क्योंकि वेजिटेबल 2 है और 2 कैटेगरी में है ही नहीं।
इधर 3 है। हाँ, अगर मैं इधर जाके दोबारा इसको 2 कर देता हूँ, 2 आए, जी। अब क्वेरी में जाके रिफ़्रेश करें तो अब ये वेजिटेबल्स आ रहे हैं सारा। तो कहने का मतलब ये है कि लेफ़्ट जॉइन वो उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आप समझते हैं कि कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी और कैटेगरी आईडी मैच ही करेगी, मगर फिर भी रो ले आए, चाहे वो ब्लैंक हो डाटा, उसका वेजिटेबल्स ना आए, तो इसलिए लेफ़्ट जॉइन लगाते हैं कि लेफ़्ट वाला टेबल जो है वो सारी रोज़ डिस्प्ले हो जाएं और राइट वाली टेबल जो है उसकी वही रोज़ डिस्प्ले हो जो मैच करती हैं, अदरवाइज़ वो डिस्प्ले ना हो, नल शो हो जाए। इस वजह से लेफ़्ट जॉइन लगाते हैं। इसी तरह राइट जॉइन भी होता है कि राइट वाले टेबल की शो हो जाए, लेफ़्ट की ना शो हो, मगर अभी खाली जॉइन कर देते हैं ताकि जो है इसको एग्जीक्यूट करें तो ये ठीक काम कर रहा है। तो अब इस तरह इसको किस तरह अवॉइड किया जा सकता है एरर को, कि ये टू जो है कोई चेंज ना करे। तो टू अगर कोई चेंज ना करे उसके लिए जो है अब हमें जो है वो फॉरेन कीज़ लगानी पड़ती हैं। आप फॉरेन कीज़ जो हैं वो सर्च कर लें, मेरे ख्याल में बड़ी जो फॉरेन की एसक्यूएल जो है इसको आप सर्च कर लें तो W3 स्कूल्स पे इसकी बड़ी अच्छी जो है डिस्क्रिप्शन जो है वो दी हुई है कि फॉरेन कीज़ किस तरीके से लगाते हैं। तो जैसे ये अल्टर टेबल है और इस पे हमने फॉरेन की लगानी है, तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं लगाने के लिए। तो उसके लिए जो है मैं ये एडिटर जो है इसमें जाता हूँ और ये अल्टर टेबल ऑर्डर्स है। हमने क्या करना है, पहले तो इसमें फ़ॉरेन की ऐड करनी है। फ़ॉरेन की करती क्या है, वो रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि जो आईडीज़ कैटेगरी में एग्जिस्ट करती हैं वही इधर एंटर हो सकें, और अगर हम कैटेगरी आईडी में जाके उसको चेंज करना चाहें तो चेंज ना करना दे, क्योंकि नई तो ऐड करने देगा मगर पुरानी को डिलीट नहीं करने देगा, क्योंकि जब तक उसकी कैटेगरी आईडी स्मॉल हो रही है प्रोडक्ट्स में तो वो उसको डिलीट ना करने दे। तो लेट्स से प्रोडक्ट स्ट्रक्चर में आप जाएं तो इधर जाके आप फ़ौरन की ऐड कर सकते हैं, मैनुअल तरीका, वरना तो आप ये कमांड टाइप कर सकते हैं। पहले मैं कमांड से आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं आप, फिर उस तरीके से देख लेंगे। अच्छा, इसमें अब नई क्वेरी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। नई क्वेरी जो है उसके लिए हमें इधर लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल प्रोडक्ट्स, और जब ये आप कर लें तो फिर आप ने ऐड कॉन्स्ट्रेंट, कॉन्स्ट्रेंट जो है उसका नाम आगे आपको देना पड़ेगा। जैसे ही ऐड कॉन्स्ट्रेंट लिखा हुआ है, यूजुअली जो है हम उसको एफ के साथ शुरू करते हैं कि ये फ़ॉरेन की हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और लेट से मैं कह देता हूँ कैटेगरी आईडी है ये, और फिर एक्चुअली ये नाम रखने के लिए ये स्टेटमेंट ऐड कॉन्स्टेंट फॉरेन की, मगर फॉरेन की जो है आगे वो आपको इस स्टेटमेंट से देनी पड़ेगी, फॉरेन की लिख के फिर। तो फॉरेन की, अब फॉरेन की का नाम रख दें कोई सी जिस पे आपने यानी कि ये जो आपका कैटेगरी आईडी जो टेबल जो है, क्योंकि प्रोडक्ट्स पे लगा रहे हैं तो इसलिए जो है प्रोडक्ट के अंदर जो हमारे पास ये फील्ड है कैटेगरी आईडी, तो यही आपको देना पड़ेगा। यानी कि इसको हम चाह रहे हैं कि मॉडिफाई ना कर सके जब तक कि वो कैटेगरी आईडी जो है वो कैटेगरीज के टेबल में भी ना हो। तो कैटेगरी आईडी, और फिर जो है रेफरेंसेस, ये क्या रेफरेंस करेगी किस टेबल को, कैटेगरीज के, और उसके अंदर उसकी आईडी को, और इसको जो है ब्रैकेट्स में देना है। जी, अब ये रेड रंग की लाइन ख़त्म हो गई है। इसका मतलब ये है कि अब ये कर क्या रहे हैं, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट के टेबल को चेंज करे, उसमें फ़ॉरेन की ऐड कर दे जो कैटेगरी आईडी को लिंक करेगी आपकी कैटेगरीज के साथ।
क्यों? ताकि कोई भी गलत की इसमें ना डाले। अगर मैं 3 डाल के एंटर करना चाहूँ, अगर तो 3 कैटेगरीज के टेबल में है तो आए, वरना वो नहीं आने देगा, एरर दे देगा। तो ये फॉरेन की जो है कैटेगरी आईडी, ये वाली कैटेगरी आईडी रेफरेंस करेगी कैटेगरीज के टेबल के अंदर जो उसकी आईडी है, वो उसको ब्रैकेट में देते हैं। तो इसको करने के बाद जो है ये स्टेटमेंट जो है इसको एग्जीक्यूट कर दें आप। तो ये 11 रोज़ अफेक्टेड हो गई। अगर आप जाके इसका स्ट्रक्चर देखेंगे प्रोडक्ट का और इधर फॉरेन कीज़ देखेंगे तो ये एफ़ की कैटेगरी आईडी ऐड हो गई हुई है जो लिंक कर रही है कैटेगरी को। आप इधर से भी ऐड कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि आप उधर से ऐड करें। और रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अभी, यानी कि ना डिलीट कर सके ना अपडेट कर सके। तो लेट्स से ट्राई करते हैं। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें जो है नई रो ऐड करते हैं और कोई सी प्राइस ऐड कर देते हैं, इधर 3 लिख देते हैं। ठीक है, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ओके करें तो ये एरर आ गया। क्यों? एरर कह रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट अ चाइल्ड और फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स। फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स क्यों? क्योंकि कैटेगरी आईडी के अंदर जो है हमारे पास जो है वो आईडी 3 तो है ही नहीं। हाँ, अगर मैं कैटेगरीज में जाता हूँ, इधर कैटेगरीज में जाता हूँ, इधर आईडी 3 ऐड कर देता हूँ लेट्स से, और इसको कर देते हैं अननोन। ठीक है, और अप्लाई करना ज़रूर भूलिएगा कि इसमें है। ठीक है, अब ये ऐड हो गई, आप इसको रिफ़्रेश करके देख भी सकते हैं। तो ये 3 ऐड हो गई। अब मैं वापस जाता हूँ, मेरे ख्याल में किस में था मैं, जी इधर था मैं। तो ये बैट 500 और 3 है। अब मैं अप्लाई करता हूँ इसको, ये अब अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैटेगरी 3 हमने उधर डिफ़ाइन कर दी थी। इसी तरह अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ कैटेगरीज के अंदर जाके, यानी कि ये कैटेगरीज हैं और ये रो है हमारे पास, और इसको मैं डिलीट करना चाहूँ राइट क्लिक करके और अप्लाई करने की कोशिश करूँगा तो ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? वही कैन नॉट डिलीट और अपडेट अ फॉरेन की कॉन्स्टेंट फेल्स। ये फॉरेन की जो है वो, यानी कि ये यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट्स के अंदर, ये 2 है, इसलिए आप नहीं कर सकते। इसको रिवर्ट कर देता हूँ मैं, और प्रोडक्ट्स के अंदर जाके अगर आप देखेंगे इधर तो 2 यूज़ हो रहा है, इसलिए वो कैटेगरी आईडी डिलीट नहीं करने देगा। तो ये आप लिंक हो गए हैं आपके जो टेबल्स हैं। ये इसके अंदर जो आईडी था ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि ये यूनिक रहेगी हर रो के साथ, ये डबल नहीं आ सकती, यानी कि 10 दोबारा 10 इधर नहीं आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट्स के टेबल के कैटेगरीज के टेबल के अंदर ये आईडी प्राइमरी की है हमारी। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखेंगे जाके तो ये आपको बता रहा है आईडी जो इंडेक्स जो है, इंडेक्स कॉलम जो है ये प्राइमरी लिखा हुआ है इसके साथ कि ये प्राइमरी की है। और फॉरेन कीज़ जो हैं ये हमारी जो है जो कैटेगरीज के टेबल के साथ नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर है, क्योंकि प्रोडक्ट रेफर कर रही है बैक टू कैटेगरीज। इसलिए ये फॉरेन कीज़ जो होती हैं वो हमेशा प्रोडक्ट्स के अंदर आपको नज़र आएंगी। ये एफ के कैटेगरी, यानी कि ये रेफ़र कर रही है कैटेगरी आईडी को। तो आप फॉरेन की जो है इसको देख लेते हैं कि मज़ीद जो है इसमें फ़ॉरेन कीज़ जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं। प्रोडक्ट्स का टेबल जो है हमारा खुला हुआ है या नहीं, देखते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स का जो टेबल है इसको आप एडिट करें, फॉरेन की में जाएं। तो इधर 2 आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही हैं, रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्ट। ये क्या करती हैं?
इनमें कैस्केड है। कैस्केड का मतलब ये है कि यूं ही आप कैटेगरी में कोई चीज़ अपडेट करेंगे, यानी कि आईडी चेंज करेंगे, तो ये इसको जो है अपडेट जो है ये आईडी जितनी भी रिलेटेड कीज़ होंगी उनकी आईडी ऑटोमेटिकली चेंज कर देगी। ये देखते हैं। ठीक है, ये कैस्केड कर दिए मैंने अपडेट पे। अब अगर मैं कैटेगरीज के टेबल में जाता हूँ और लेट्स से इधर जो है वेजिटेबल्स की जो है मैं कर देता हूँ 4। ठीक है, और अप्लाई करता हूँ। अभी उधर 2 है तो ये अप्लाई हो गया। अब मैं जाके उधर प्रोडक्ट्स में देखता हूँ। प्रोडक्ट्स जो है इसका डाटा देखते हैं। ये देखिए, ये सारों की जगह 4 कर दी इसने ऑटोमेटिकली। यानी कि ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में जाके अगर आपकी फ़ॉरन की सेट हुई हुई और आपने कैस्केड कर दी है तो ये 4 की जगह जो है 2 की जगह जो है उसको वो 4 कर देता है। तो वापस मैं कर देता हूँ 2। कैटेगरीज के टेबल में वापस मैं इसको कर देता हूँ 2 और अप्लाई कर देता हूँ। ये अप्लाई करना ना भूलिएगा, बार बार इसमें अप्लाई करना पड़ता है। एक्चुअली अब वो डुप्लीकेट एंट्री कह रहा है। पहले कैटेगरी के टेबल को रिफ़्रेश कर लेते हैं, है क्या है असल में। जी, अच्छा जी, 3 तो अननोन है। वेजिटेबल जो है ना ये है 2 है। ये रिफ़्रेश कर लिया करें ऊपर से, इधर से दोबारा एग्जीक्यूट। ठीक है, और फिर अप्लाई करें। अब देख लिया करें स्टेटमेंट है क्या। ये अपडेट करना हो ना किसी को तो ये अपडेट की कमांड है, ये अभी हम देखेंगे किसी भी एंटिटी को अपडेट करना। जी, अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो है चेंज हो गया। और फ्रूट वेजिटेबल, और अगर आप जाके कैटेगरी प्रोडक्ट्स के टेबल में सर्च करेंगे, प्रोडक्ट्स के टेबल में डाटा व्यू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 दोबारा आ गया और ये 3 अननोन जो हमने नई कैटेगरी ऐड की। और आप ज्वाइन करके भी देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से कैस्केडिंग जो है वो काम करती है। हाँ, अगर हम अ, ये फॉरेन कीज़ अगर आप देखेंगे, ये पहले का खुला हुआ है, रिफ़्रेश करना पड़ता है। ये फॉरेन कीज़ आप देखेंगे तो कैस्केड सेट हुआ है। तो रिस्ट्रिक्ट जो है यानी कि करना ही ना दे, चेंज ही ना करना दे। कैस्केड ये है कि जो उसका जो कॉलम है प्रोडक्ट्स का उसको खुद ब खुद अपडेट कर दे अगर आप कैटेगरी के कॉलम में अपडेट करेंगे। और नो एक्शन का मतलब है कि जो मर्ज़ी करने दे, कुछ भी ना करे, रिस्ट्रिक्ट भी ना करे, कुछ भी ना करे। या आप सेट नल कर सकते हैं कि वो डिलीट ही कर दे उधर से कैटेगरी। तो ये सारे एक्शन जो हैं मोस्टली रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड यूज़ होते हैं फॉरेन कीज़ पे। तो आज हमने ये देखा है डिलीट इन की और फॉरेन कीज़ और प्राइमरी कीज़। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं है तो आप कमेंट्स में मुझे बता दें, हम मज़ीद इसके बारे में देख लेंगे। ये वर्क बेंच के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मगर आप जो है हैदी एसक्यूएल के अंदर भी काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप इसी को डाउनलोड करें और ये करें। इसमें बस ये है कि अप्लाई बार बार करना पड़ता है और देखना पड़ता है। तो मगर ये टूल भी अच्छा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ऑप्शंस और हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं आपको, जो आम टूल्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ ही इसको हम एंड करते हैं। अगले इंशाल्लाह जो है एपिसोड में जो है दोबारा मैं हाज़िर हूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।